नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने भारत की तकदीर को कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के महासंग्राम की। ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेजों को आए ठीक 100 साल हो चुके थे और फिर एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने पूरे देश में आग लगा दी। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इस पूरी कहानी को मतलब इसके पीछे की वजह क्या थी, ये संग्राम कैसे फैला और आखिर में इसका नतीजा क्या निकला, ये सब कुछ हम सिर्फ एक इन्फोग्राफिक से समझने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम इस एक तस्वीर के जरिए भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की कहानी की हर परत को खोलने जा रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी क्रांति वो भी रातों रात तो नहीं हो सकती है ना। इसके पीछे सालों का, दशकों का दबा हुआ गुस्सा था। बहुत सारी वजह थीं जो धीरे धीरे सुलग रही थीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो वजह थीं क्या। आइए सबसे पहले जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं कि इस विद्रोह की नींव कैसे पड़ी। 1857 का विद्रोह दरअसल कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये तो दशकों से जमा हो रहे बारूद के ढेर जैसा था, जिसे बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार था। तो चलिए देखते हैं कि इस बारूद में ऐसा क्या-क्या मिला हुआ था जिसने इतना बड़ा धमाका कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक और आर्थिक कारणों की। अंग्रेजों की नीयत साफ हो चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी गोद लेने की प्रथा पर रोक। इसका सीधा मतलब था कि जिस राजा का अपना बेटा नहीं, उसका राजपाट अंग्रेजों का। इससे भारतीय शासकों में जबरदस्त गुस्सा था। और आम जनता, अरे भारी भरकम लगान ने तो किसानों की कमर ही तोड़ दी थी। लोग अपनी ही जमीन पर कर्जदार बन गए थे। बात सिर्फ जमीन और पैसे तक नहीं रुकी, मामला अब लोगों के धर्म और उनकी आस्था तक पहुंच गया था। अब देखिए, सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर रोक लगाना भले ही एक अच्छा सामाजिक सुधार था, लेकिन उस वक्त कई भारतीयों को लगा कि ये उनके रीति रिवाजों पर, उनकी संस्कृति पर सीधा हमला है। ऊपर से ईसाई मिशनरियों का प्रचार, लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज उनका धर्म बदलना चाहते हैं। और फिर आई वो आखिरी चिंगारी जिसने इस सुलगते बारूद में आग लगा दी। एक नई एनफील्ड राइफल आई और अफवाह ये फैली कि इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है और इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ये तो सैनिकों के लिए धर्म भ्रष्ट करने वाली बात हो गई। बस इसी एक बात ने हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों को अपने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ एकजुट कर दिया। तो चिंगारी लग चुकी थी और आग फैलने में देर नहीं लगी। अब देखते हैं कि ये विद्रोह कैसे और कहां-कहां तक फैला और वो कौन से हीरो थे, कौन से नायक थे जिन्होंने इस बड़ी लड़ाई की कमान अपने हाथों में ली। और घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने पहली आवाज उठाई। फिर कुछ ही हफ्तों बाद 10 मई को मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने बगावत कर दी और उनका एक ही नारा था, दिल्ली चलो। और कमाल देखिए, अगले ही दिन 11 मई को दिल्ली विद्रोहियों के कब्जे में थी और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह ऐलान कर दिया गया। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था। जैसे ही विद्रोह की खबर फैली, पूरे उत्तर और मध्य भारत में जो स्थानीय राज्य रजवाड़े थे, जमींदार थे, वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े। और बस यहीं से ये एक सिपाही विद्रोह से कहीं ज्यादा एक बड़ा जन आंदोलन बन गया। और जब हम इस आंदोलन के नेताओं की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहला नाम आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। उनकी बहादुरी के किस्से तो आज भी हम सब सुनते और सुनाते हैं। उनका वो एक नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अंग्रेजों के लिए एक खुली चुनौती बन गया था। अब झांसी से जरा कानपुर की ओर चलते हैं। वहां विद्रोह की कमान संभाली थी नाना साहिब ने। वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे और अंग्रेजों ने उनकी पेंशन और पदवियां छीन ली थीं। तो उनकी लड़ाई अपने मान सम्मान और हक की लड़ाई थी। बिहार में तो एक और गजब के नेता थे, कुंवर सिंह। आपको पता है, वो उस वक्त 80 साल के थे। जी हाँ, 80 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उनकी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति लाजवाब थी। उसने ब्रिटिश सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। और लखनऊ को कैसे भूल सकते हैं भला, वहां बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला।
उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को अवध का नवाब घोषित किया और खुद अंग्रेजों से लोहा लिया। तो आप देख रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, ये सभी इस महासंग्राम के अलग-अलग लेकिन बहुत ही शक्तिशाली चेहरे थे। लेकिन इस विद्रोह को अंग्रेजों ने बहुत बेरहमी से कुचल दिया। पर कहते हैं ना, हर बड़ी लड़ाई अपने पीछे कुछ गहरे निशान छोड़ जाती है। इस संग्राम के बाद भारत में ब्रिटिश राज का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। चलिए अब जरा इसके नतीजों पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा और सबसे सीधा नतीजा, ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा। सोचिए, एक व्यापार करने आई कंपनी जो पिछले 250 सालों से भारत पर हुकूमत कर रही थी, उसका पत्ता साफ हो गया और अब भारत पर सीधा शासन हो गया ब्रिटिश क्राउन का, यानी सीधे महारानी विक्टोरिया का। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसके साथ ही कई और प्रशासनिक बदलाव भी किए गए। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। लंदन में भारत के मामलों के लिए एक इंडिया काउंसिल बनाई गई। और हाँ, एक और बड़ी बात, अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि भारतीय राजाओं को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं, तो उन्होंने रियासतों को हड़पने की अपनी नीति को भी छोड़ दिया। तो भले ही ये संग्राम अपना मकसद तुरंत हासिल नहीं कर सका, लेकिन इसने एक बहुत जरूरी काम किया। इसने पहली बार पूरे भारत में एक देश होने की भावना यानी राष्ट्रवाद की नींव रखी। यही से लोगों ने एकजुट होकर आज़ादी के बारे में सोचना शुरू किया। इसलिए ये वाकई में एक निर्णायक मोड़ था, एक असली टर्निंग पॉइंट। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं कि इस पहले महान संघर्ष की विरासत, इसके नायकों की कहानियां और उनकी कुर्बानियों ने आने वाले 90 सालों तक भारत की आज़ादी की लड़ाई को किस तरह से प्रेरित किया होगा, उसे क्या दिशा दी होगी। इस पर सोचिएगा जरूर।